Hello guys, Jen and welcome to MR Defense. In today's video, we are going to learn about directive principles of state policy. We are going to do this in one video. So let us begin. If you are new to the channel, do subscribe and share the video. Let's talk about directive principles of state. देखो कुछ few facts that we should know about this topic. पहली बात तो इससे आपके एनडीए और सीडीएस में ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस आते हैं दैट इज़ बेसिकली आस्क्ड आपके आर्टिकल से पूछे जाते हैं एंड कंपैरिजन अबाउट फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो सबसे पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में जो बात है वो इतना है कि ये आर्टिकल 36 से 51 तक आते हैं। सेकेंडली आपको ये पता होना चाहिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो आपके इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करते हैं या फिर स्ट्रेंथन करते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करते हैं। वेयर एज जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो आपके किसको करते हैं, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी शो करते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ठीक है। नाउ स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर बेसिकली डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो बेसिकली दीज आर द गाइडलाइंस या फिर ये कुछ ऐसे नियम प्रिंसिपल्स होते हैं गिवन टू द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया टू बी केप्ट इन माइंड वाइल फ्रेमिंग लॉज एंड पॉलिसीज। इन सिंपल टर्म्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या हैं, ये वो गाइडलाइंस है जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने माइंड में रखनी होती हैं वाइल दे आर फ्रेमिंग लॉज एंड पॉलिसीज। आफ्टर ऑल जैसे कि हमें पता है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी होता है। तो लेजिस्लेटिव आपका लॉ फ्रेम करता है फॉर द सिटीजन्स। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि गवर्नमेंट जब भी कोई लॉ फ्रेम करे तो कुछ टर्म्स, कुछ चीज़ों का ख्याल रखे, ठीक है। तो उन्हीं को हम लोग बोलते हैं क्या, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। नाउ दीज प्रिंसिपल्स वर डीम्ड फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द country since it epitomized the hopes and aspirations of the Indian people. In simple terms, जो भी लॉ या पॉलिसीज़ गवर्नमेंट बनाए वो क्या है, एक तरीके से फंडामेंटल है, ठीक है, गवर्नेंस के लिए। और ये प्रिंसिपल्स बेसिकली क्या है, फंडामेंटल हैं किसके लिए, गवर्नेंस के लिए, एक लोगों की एस्पिरेशंस के लिए। इफ़ यू देखो लोगों को इंडिया में पॉवर्टी है तो अगर फ्री राशन प्रोवाइड करना है उसके लिए लॉ होना चाहिए। तो ये क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आपका वेलफेयर स्टेट का जो आइडियोलॉजी है उसको फुलफिल करता है, ठीक है। टॉकिंग अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो जो आइडिया लिया गया है इन सब पॉलिसीज़ का वो ट्रेस बैक कहाँ से कर सकते हैं, कैन बी ट्रेस्ड टू द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन प्रोक्लेम्ड बाय रिवॉल्यूशनरी फ्रांस। तो जो आइडिया है वो कहाँ से हम ले सकते हैं, फ्रांस से। बट रिमेंबर दैट जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बोरो किया गया है वो आइडिया कहाँ से लिया गया है, दैट इज़ फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन 1937, ठीक है, वहाँ से बोरो किया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का। एंड आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में भी ओरिजिनल नहीं था, ये याद रखना है, ठीक है। इन्होंने कहाँ से कॉपी किया था, इन्होंने चिपकाया था कहाँ से, स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन का। स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एक ऐसे सिद्धांत आए, ऐसे प्रिंसिपल्स आए, उनको फॉलो किया आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने। और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन के जो सिद्धांत थे उनको फॉलो किसने किया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेम करने की कमेटी थी, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने उनको कॉपी किया, या फिर हम बोल सकते हैं मोर इम्पोर्टेंटली बोरो किया, वहाँ से आइडिया निकाला। क्योंकि इंडिया एक वास्ट कंट्री है, यहाँ के लोगों की एस्पिरेशंस अलग हैं, डिमांड्स अलग हैं, लैंग्वेज अलग है, कल्चर अलग है, तो उस हिसाब से प्रिंसिपल्स डिज़ाइन किए गए। एंड सेकेंडली द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्फ्लुएंस किससे हुआ, यूनाइटेड नेशंस का जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है ह्यूमन राइट्स को लेके, ठीक है। जो ह्यूमन राइट्स होते हैं रिस्पेक्टिव ऑफ द कंट्री, सभी ह्यूमंस को जो दिए जाते हैं, जो इक्वल होते हैं सभी के लिए, उनसे भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्फ्लुएंस हुआ था। एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द आयरिश डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। वही है कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही क्या किया गया है, बोरो किया गया है, याद रखना। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन सिंपल सा आता है कि डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी किस कंट्री से बोरो किया, दैट इज़ योर आयरिश।
कॉन्स्टिट्यूशन या फिर आपका आइलैंड, ठीक है, ठीक है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है। एंड फ्यू थिंग्स टू रिमेंबर अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है, पहली बात तो ये नॉन जस्टिसेबल है, ठीक है, नॉन जस्टिसेबल है, अनलाइक फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल हैं। आप फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं, रिट्स इशू हो सकती है, वेयर एज डीपीएसपी में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, नॉन जस्टिसेबल है, मतलब इनके वायलेशन पे आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इंक्रोच नहीं कर सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया, ठीक है, ये बात याद रखनी है। डीपीएसपी जो होते हैं वो आपके नॉन जस्टिसेबल होते हैं, कीप दैट थिंग इन माइंड। नाउ डीपीएसपी का पर्पस क्या है? पर्पस सिर्फ इतना है, टू सिक्योर ऑल द सिटीजन्स द ग्रांड आइडियल्स मेंशन इन द प्रीएम्बल। जो देखो प्रीएम्बल में जो मेन आइडिया दिया गया है उसको फुलफिल करना है, एक आइडियल स्टेट बने, इंडिया एक आइडियल स्टेट हो जहाँ पे सभी लोगों के पास क्या हो, इक्वल राइट्स हो, सभी लोगों को जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हो, ठीक है, और जो भी एक वेलफेयर स्टेट की जो आइडियोलॉजी होती है उसको फुलफिल कर दे। बेसिक एम क्या होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल का? टू इस्टेब्लिश अ वेलफेयर स्टेट पॉलिसी, ठीक है, जहाँ पे क्या इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी फ्लरिश करे, ठीक है। अभी ये कहाँ पे दिए गए हैं? तो ये आर्टिकल 36 से 51 में दिए गए, नॉट 40, कहाँ से? 36 से 51 में दिए गए हैं, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 3 में क्या दिया गया है? आपके फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, कहाँ से कहाँ तक? आर्टिकल 12 to 35, ठीक है। अभी हम लोग माइंड मैप से समझेंगे ये सब बातें। पहली बात तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 में दिए गए हैं, आर्टिकल 36 से 51 है, नॉन जस्टिसेबल, नॉन एनफोर्सेबल हैं, फैसिलिटेट करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी स्टेबल और कंटिन्यूटी डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसी में, एंड कंस्टिट्यूट करते हैं ये सोशल और इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम इन द कंट्री। देयर एम इज दे एम एट हाई आइडियल ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। इनका जो सिद्धांत है वो क्या है? जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वालिटी है, समानता है, और फ्रेटर्निटी है, भाईचारा। नो हेल्प कोर्ट्स टू नो वैलिडिटी ऑफ लॉ, मतलब सरकार ने कोई लॉ लाया, वो फुलफिल कर रहा है इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में जो प्रिंसिपल दिए गए उनको नहीं, ये कोर्ट को हेल्प करता है किसी लॉ के वैलिडिटी को लेके कि यह सही है या गलत। नो देखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं वो आपके आए हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन से, जो कि आपका कहाँ पे दिया गया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, ठीक है। तो मतलब क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं ये एक तरीके से रिजेंबल करते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को ना। ओनली डिफरेंस इसमें क्या है? जो ओनली डिफरेंस है तो ठीक है वो ये है कि दैट दे आर इंस्ट्रक्शंस टू द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव, ठीक है, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और कॉलोनियल लेगेसी को ये फिर ख़त्म कर दिया गया डीपीएसपी में, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आता है, ये दो आपके क्वेश्चंस बनते हैं, तीसरा चौथा ये बन जाता है, बाकी ये इतना डिटेल नहीं पूछा जाता। नाउ अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर ने संविधान सभा में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स डीपीएसपी को रीड करते हुए इसको क्या बोला था? नोवेल फीचर बोला था संविधान के, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा BN राव, इन्होंने क्या बोला था? जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एडवाइज़र थे, इन्होंने क्या बोला था? इसको बोला था मोरल पर्सपेक्ट फॉर अथॉरिटीज़ ऑफ स्टेट। ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या बोला था? डीपीएसपी एंड एफआरएस आर कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये एक पॉलिटिकल थिंकर थे, इन्होंने क्या बोला था? डीपीएसपी और एफआर के कंसाइंस है कॉन्स्टिट्यूशन के। अब क्लासीफाई भी किया गया है डीपीएसपी को कुछ पार्ट्स में। पहला है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब होता है कि जो देखो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी सिर्फ एक, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी होता क्या है? सोशलिस्ट आइडियोलॉजी सिर्फ इतना होता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड प्रॉपर्टी, वेल्थ प्रॉपर्टी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वाले जो लोग होते हैं, ठीक है। ये आइडियोलॉजी बेसिकली क्या करती है? रशियन आइडियोलॉजी है। रशियन रिवॉल्यूशन जब हुआ था 1920s में, तब क्या हुआ था 1920s में? तब एक आइडियोलॉजी आई थी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, जो ये कहती थी कि जो भी लेबर क्लास है उनको भी क्या मिलना चाहिए? डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल वेल्थ उनको मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि सिर्फ एक ही लोग पे पैसा या फिर एक ही लोग पे वेल्थ पूरा क्या हो? कंसंट्रेट हो, ठीक है, उसका क्या हो? डिवीज़न हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो सभी में,
ठीक है, लेबर क्लास से लेके अपर क्लास तक, ठीक है। चलो, तो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के जो प्रिंसिपल है कॉन्स्टिट्यूशन में वो दिए गए हैं आपके कौन कौन से, आर्टिकल 38। तो आर्टिकल 38 क्या बोलता है, आर्टिकल 38 के अकॉर्डिंग स्टेट को ये इंश्योर करना चाहिए एक सोशल ऑर्डर जो क्या करे, वेलफेयर, लोगों के वेलफेयर को प्रमोट करे, ठीक है। लोगों के वेलफेयर का मतलब है कि लोगों का जिससे भला हो। तो आर्टिकल 32 स्टेट्स दैट स्टेट हैज़ टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल, ठीक है। इतना याद रखो, वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर ऑफ द स्टेट, स्टेट का मतलब लोगों का वेलफेयर हो, ठीक है। आर्टिकल 39, आर्टिकल 39 का है कि प्रोटेक्शन ऑफ लिवलीहुड रिसोर्सेज मीन्स हेल्थ एटसेट्रा। आर्टिकल 39 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट करता है कि गवर्नमेंट ये इंश्योर करे कि लोगों का जो लिवलीहुड है, रिसोर्सेज हैं, मीन्स और हेल्थ है, वो क्या हो, प्रोटेक्ट हो, ठीक है। ऐसे लॉज बनाए जाएं जो उनकी लाइवलीहुड को प्रोटेक्ट करे, ठीक है, रिसोर्सेज को प्रमोट कर प्रोटेक्ट करे। आर्टिकल 39A, आर्टिकल 39A क्या बोलता है, लोगों को फ्री लीगल एड प्रोवाइड की जाए, ठीक है, इक्वल जस्टिस दी जाए सभी को और फ्री लीगल एड दी जाए। अब देखो सभी के पास इक्वल तो पैसा है नहीं है कि सभी लोग क्या करें, अपना केस फाइट कर सके, तो ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको क्या किया जाए, फ्री लीगल एड दी जाए, ठीक है। अभी भी क्या होता है, जो पुअर होते हैं उनको क्या करता है, उनको स्टेट गवर्नमेंट्स लॉयर्स प्रोवाइड करती है टू फाइट देयर केस, टू फाइट देयर को केस, ठीक है, ठीक, याद रखना है। आर्टिकल 41, आर्टिकल 41 स्टेट्स दैट, आर्टिकल 41 क्या बोलता है कि लोगों का क्या है, वर्क, प्रोफेशन और पब्लिक असिस्टेंट हो, उनको क्या हो, राइट है, ये अधिकार दिया गया है कि वो कोई भी वर्क कर सकते हैं, एजुकेशन, और ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है वो इंश्योर करे लोगों को, ठीक है। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर ये आप कह लो ये प्रिंसिपल होना चाहिए गवर्नमेंट का कि वो इंश्योर करे राइट टू वर्क, एजुकेशन और पब्लिक असिस्टेंट सर्टेन केसेस में। आर्टिकल 32 क्या है, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन। आर्टिकल 42 कहता है कि गवर्नमेंट ऐसे प्रोविजंस बनाए जो एक अच्छे और सुखद जीवन जीने के लिए सही हो, ठीक है, मैटरनिटी रिलीफ वगैरह दे। आर्टिकल 42 में ही आपका क्या कवर हो जाता है, आर्टिकल 42 में ही आपका क्या कवर हो जाता है, वर्क और मैटरनिटी रिलीफ, मैटरनिटी रिलीफ। मैटरनिटी रिलीफ का मतलब ये होता है कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसको क्या किया जाए, पेड लीव दी जाए, रिलीफ दिया जाए, ठीक है। आर्टिकल 43 सिक्योर लिविंग वेज, ठीक है, गवर्नमेंट ऐसे लॉज बनाए जो क्या करे, जीने योग्य जो वेज है, जो डेली वर्कर्स होते हैं उनको गुजर बसर उनकी हो सके। आर्टिकल 43 ये बेसिकली क्या है, इनकरेज करता है, प्रमोट करता है किसको, वर्कर्स को, जो वर्कर यूनियंस होती हैं उनमें पार्टिसिपेशन के लिए मैनेजमेंट के रूप में, ठीक है। अब देखो सभी की क्या है, ट्रेड यूनियंस है तो उन्हीं में क्या लेबर यूनियंस भी रहती हैं, तो वो क्या कर सकें, एक मैनेजमेंट में हिस्सेदारी कर सके, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 47, आर्टिकल 47 कहता है कि गवर्नमेंट ऐसे लॉज, ऐसे पॉलिसीज़ लेके आए जो क्या करे, एक हाई लिविंग स्टैंडर्ड प्लस गुड न्यूट्रिशन को लोगों में क्या करे, प्रमोट करे, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, ये सभी आपके प्रिंसिपल हो गए सोशलिस्ट। नाउ कमिंग टू द गांधीयन प्रिंसिपल। तो गांधीयन प्रिंसिपल जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं वो है आपका, सबसे पहले गांधी जी ने, देखो गांधी जी का सबसे ज़्यादा जो एक फेमस लाइन ऐसा है गांधी जी की कि इंडिया लिव्स इन हर विलेजेस, ठीक है। जो इंडिया है वो अब कहाँ पे रहती है, गांव में रहती है, ठीक है। इफ़ यू वांट टू सी द रियल इंडिया तो आप क्या हो, गांव विजिट करो, विलेजेस क्या करो, विजिट करो, आपको रियल इंडिया दिख जाएगा। कहाँ पे रियल इंडिया, कहाँ पे है रियल इंडिया, गांव में है, ठीक है, विलेजेस में है। तो इसी को प्रमोट करने के लिए क्या है, गांधीयन फिलॉसफी के अकॉर्डिंग आर्टिकल 40 कहता है कि आपका ऑर्गेनाइज किया जाए, विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज किया जाए। सेकेंड प्रिंसिपल है आर्टिकल 43 के अंडर जो आता है कि प्रमोट किया जाए कॉटेज इंडस्ट्री को। एज वी ऑल नो दैट गांधी जी खुद भी चरखा चलाते थे ताकि किसको प्रमोट किया जाए, खादी को, ठीक है। तो कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए गांधी जी का जो प्रिंसिपल था वो आपका आता है आर्टिकल 43 में भी। आर्टिकल 43 भी क्या होता है कि आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बिल्ड की जाए। एंड ये आपके आर्टिकल जो हैं ये सब आप, ये वाला आपका आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया गया है, ठीक है। ये आपका ऐड किया गया है 97th अमेंडमेंट 2011 से, ठीक है, याद रखना। ये 46
46 कहता है कि एम्पावरमेंट ऑफ SC STs और अदर वीकर सेक्शन। गवर्नमेंट ऐसे लॉज लाए जो क्या करे, एम्पावर करे शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और अदर वीकर सेक्शन को सोसाइटी के, उनके अपलिफ्टमेंट को लेकर। देखो गांधी जी का स्पेशल फोकस 2 जगह पे रहा था। पहला खादी, सेकेंड एवोल्यूशन ऑफ जो आपका क्या होता अनटचेबिलिटी अगेंस्ट SC और ST। ठीक है, इनको क्या करना है, सोशली कनेक्ट करना है। ठीक है, एंड आपका किस पे, क्लीनिनेस, साफ सफाई पे। ठीक है, साफ सफाई, ये गांधी ने इन 2-3 चीज़ों पे काफ़ी फोकस किया था। ठीक है, याद रखना है इसको। तो उसी के अंडर क्या है, एम्पावरमेंट दिया जाए SC ST और अदर वीकर सेक्शन को। आर्टिकल 47 जो कि क्या करता है, प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। मतलब कि सोसाइटी से गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे लॉ बनाए जो क्या करे, प्रोहिबिट करे किसी भी हानिकारक पेय पदार्थ को और ड्रग्स को। ठीक है, तो आज भी इंडिया में ऐसे जहरीले खाने योग्य जो पदार्थ हैं वो इलीगल हैं, बैन हो रखे हैं। ठीक है ना। आर्टिकल 48 क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर ऑफ काउ एंड अदर मिल्क। मतलब कि जो काउ स्लॉटर है उनको भी क्या किया जाए, बंद किया जाए। ठीक है, आर्टिकल 48 बेसिकली क्या है, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के ऑर्गेनाइजेशन उनको लेके है। तो उसी में गांधी जी का जो फिलॉसफी होता है पीस वाला, उसी में है कि किसी भी जानवर को मारा ना जाए, बेसिकली काऊ और जो अदर जो मवेशी होते हैं। ठीक है, जिनको क्या किया जाए, पाला जा सके ना। लिबरल इंटेलेक्चुअल जो थॉट्स हैं, DPSP की जो आइडियोलॉजीज़ हैं, वो है आपकी कौन सी, आर्टिकल 44, वेरी इंपॉर्टेंट, अभी हाल ही में चर्चा में भी है। तो आपका ये NDA के लिए बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गोवा वॉज द फर्स्ट स्टेट, या वेरी इंपॉर्टेंट समझ लो, गोवा फर्स्ट स्टेट था टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड, UCC। ठीक है, 1961 में, 1961 से इन्होंने कर दिया था। देखो UCC इन सिंपल वर्ड आप ये समझो, UCC का मतलब है कि यूनिफॉर्म एक सिविल कोड होगा, नो अदर रिलीजन या रिलीजियस कोड, जैसे होता है ना सरिया लॉ हो गया, या आपके और रीजनल या रिलीजियस कोड हो गए। ठीक है, उनको फॉलो नहीं करना है, सिर्फ किसको करना है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फॉलो करना है, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ही अकॉर्डिंग क्या होगा, रूल किया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 45 किसको प्रोमोट करता है, चाइल्ड केयर को और एलिमेंट्री एजुकेशन अप टू 6 ईयर्स। ठीक है, अप टू 6 ईयर जो आपका ऐड किया गया था 86th अमेंडमेंट 2002 से। 86th अमेंडमेंट से क्या किया गया था कि कंपलसरी एजुकेशन कर दी गई थी एलिमेंट्री 6 साल के बच्चों तक के लिए। ठीक है, सेकेंड है आपका अगला है 48 आर्टिकल, वही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। 48 है आपका कि एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन किया जा सके। नेक्स्ट है आपका प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स भी आपका गवर्नमेंट ऐसे लॉज पॉलिसीज़ लेके आए जो आपको क्या करे, मॉन्यूमेंट्स के प्रोटेक्ट कर सके। प्लेसेस और ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ये भी याद रखना, नेशनल इंपॉर्टेंस के जितने भी प्लेसेस हैं उनको क्या करे, गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करे, ऐसा ना हो खाली ना छोड़ दे। ठीक है, गार्ड करे या जो भी है सिस्टम वो करे। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ योर आर्टिकल नंबर 50। ये क्वेश्चन आर्टिकल 50 से क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं। आर्टिकल 50 क्या करता है, सेपरेट करता है किसको, जुडिशरी को सेपरेट करता है किससे, हमें पता है 3 ऑर्गन क्या होते हैं गवर्नेंस के, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। तो सेपरेट करता है किसको, जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से। ठीक है, कार्यपालिका से एग्जीक्यूटिव को सेपरेट करता है। ठीक है, सेपरेट करता है, ये आपको याद रखना है। आर्टिकल 50 सेपरेट्स जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। आर्टिकल 51 कहता है कि इंटरनेशनल पीस और कॉपरेशन सिक्योरिटी को क्या किया जाए, प्रमोट किया जाए। और ये सब पे इंटरनेशनल ट्रीटीज़ वगैरह पे साइन कौन करता है, वो करता है आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो भी काम होगा इंडिया में वो किसके नेम के मोहर के अंदर होगा, वो होगा प्रेसिडेंट। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। इंडिया में कुछ केसेस हुए हैं जिनमें क्या है, एक डिबेट होती है कि सुप्रीम किस में होगा। क्योंकि देखो जो फंडामेंटल राइट क्या होते हैं, इंडिविजुअल को दिए जाते हैं। फंडामेंटल राइट्स किसको फोकस होते हैं,
इंडिविजुअल को फोकस होते हैं, ठीक है। वही क्या होते हैं, डीपीएसपी क्या करती है, एम्पावर करती है किसको, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ करने के लिए, ठीक है। अब क्या होता है, इन दोनों के बीच में कभी कभार क्या हो जाता है, क्लैसेस स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। क्लैसेस स्टार्ट हो जाते हैं कि भैया गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसी बना दी, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहा है, लेकिन वो क्या है, डीपीएसपी के परव्यू में अंडर आ रहा है। तो उसमें क्या होता है, फिर डिबेट्स होने लगती हैं। तो उसमें कुछ केसेस हुए हैं। सबसे पहला जो मोस्ट फेमस केस है वो है चंपाकम दोराई राजन केस 1951। इस केस में क्या है, डीपीएसपी आर सब्सिडरीज टू फंडामेंटल राइट्स, हेंस एफआर कैन बी अमेंडेड। देखो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि डीपीएसपी वो क्या है, सब्सिडरी है फंडामेंटल राइट्स की, इसलिए क्या है, फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है। फिर गोलकनाथ केस 1967, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आता है कि फंडामेंटल राइट्स है, इनको अमेंड नहीं किया जा सकता है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएसपी। मतलब कि डीपीएसपी की इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकते हो। इसके अलावा इसी में कहा गया केस में कि पार्लियामेंट इज़ एम्पावर टू अब्रिज और टेक अवे एनी फंडामेंटल राइट्स। जो आपका क्या है, पार्लियामेंट, फिर पार्लियामेंट ने देखो रिएक्ट किया। देखो अभी रिसेंट में आप देख रहे हैं कोलिजियम को लेके इंडियन गवर्नमेंट और जुडिशरी में लड़ाई चल रही है। सेम क्या हो रखा है, ये केसेस ऐसे होते हैं जैसे गोलकनाथ केस हो गया, तो इसमें भी क्या हुआ था, डिबेट काफ़ी हुई थी। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि फंडामेंटल राइट्स अमेंड नहीं कर सकते हैं डीपीएसपी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उसको रिएक्ट करने के लिए पार्लियामेंट ने रिएक्ट करने के लिए 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 और 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को पास किया। तो 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या कहता है कि ये पार्लियामेंट को पावर दे, एक देखो वो होता है ना, सुप्रीमेसी की लड़ाई चल रही है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है नहीं हम पावरफुल है, इंडियन गवर्नमेंट कह रही नहीं हम पावरफुल है। तो अभी भी वही कंडीशन चल रही है, ठीक है, पावरफुल को लेके। तो पार्लियामेंट ने क्या किया कि पार्लियामेंट को एम्पावर कर दिया कि अब्रिज या फिर कोई भी फंडामेंटल राइट्स को टेक अवे कर सकती है, हटा सकती है या उनको रिमूव कर सकती है उनमें से कुछ सेक्शन। वेयरएज सुप्रीम कोर्ट ने तो मना ही किया कि भैया फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकते। पार्लियामेंट में लॉ पास कर दिया कि अमेंड करो, कुछ भी करो, फंडामेंटल राइट्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। 24th अमेंडमेंट में तो ये कह दिया। 25th अमेंडमेंट में क्या बोल देता है पार्लियामेंट ने आर्टिकल 31C जो कुछ एक्सेप्शन होते हैं फंडामेंटल राइट्स को उनको इंसर्ट किया, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, अगला केस याद रखना है, दैट इज़ 1973 का केशवानंद भारती केस, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि अमेंड तो कर सकते हो बट इनवैलिड बोल दिया, ठीक है, इनवैलिड भी हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल है। सुप्रीम कोर्ट सेड फर्स्ट इज़ वैलिड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बट सेकंड इज़ इनवैलिड एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। कि आप क्या कर सकते हो कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकते हो, लेकिन ये भी कहा कि आप डीपीएसपी इम्प्लीमेंट कर सकते हो बट विदाउट हार्मिंग द फंडामेंटल राइट्स ना। लेटर ऑन अगला केस आता है मिनर्वा मिल केस 1980 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर करता है कि एक्सटेंशन जो है डीपीएसपी का वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल इनवैलिड है। मतलब कि डीपीएसपी क्या है, सबऑर्डिनेट है किसके, एफआर के। मतलब सुप्रीमेसी किसकी आ गई, एफआर की फिर से आ गई। फंडामेंटल राइट्स जहाँ पे वायलेट हुआ, कोई भी लॉ हो, ठीक है, डीपीएसपी के अंडर कोई भी लॉ या पॉलिसी गवर्नमेंट लाई हो, वो क्या होगी, सबऑर्डिनेट होगी फंडामेंटल राइट्स को। सुप्रीम कौन है, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। चलो इस नेक्स्ट कुछ अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए हैं डीपीएसपी को लेके, वो देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एनडीए सीडीएस में ये आ जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज़ 42nd अमेंडमेंट 1976, जिसमें आर्टिकल 39 जोड़ा गया, आर्टिकल 39A को ऐड किया गया, आर्टिकल 43A ऐड किया गया और आर्टिकल 48A ऐड किया गया। आर्टिकल 39 क्या बोलता है, हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन होना चाहिए और फ्री लीगल एड को ऐड किया गया, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट है 43A में क्या है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट। मतलब कि जो भी लेबर यूनियन है या जो भी वर्कर क्लास है उसका भी क्या होगा, एक कंपनी को मैनेज करने में, मैनेजमेंट के लिए पार्टिसिपेशन जरूरी है, ठीक है। 48 में क्या 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 बोला गया, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए लॉ पास किया गया। नेक्स्ट अमेंडमेंट है 86 अमेंडमेंट 2002, इसको एजुकेशन एक्ट भी बोलते हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि इसी के अंडर क्या किया गया, आर्टिकल 45 का सब्जेक्ट मैटर में थोड़ा सा चेंज किया गया और उसके अंडर क्या कर दिया गया, आपका जो एजुकेशन होती है बच्चों की, ठीक है,
राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्री एजुकेशन उसको लाया गया। ठीक है, 86 में क्या किया गया कि एलिमेंट्री जो एजुकेशन होती है उसको एक फंडामेंटल राइट बनाया गया। उसी के अंडर क्या किया गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी चेंजेस किए गए, जिसमें आपका आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल नंबर 45, ठीक है, आर्टिकल नंबर 45 में चेंजेस हुए। आर्टिकल 21A ऐड भी किया गया फंडामेंटल राइट्स में। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011, इसमें 43B, जिसमें क्या किया गया, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ठीक है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने क्या किया, इनक्वालिटीज़ को मिनिमाइज किया ना। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट है हमारा अदर्स। देखो DPSP में आर्टिकल 36 से लेके 51 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, जो कि क्या वेलफेयर स्टेट की अवधारणा को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब इन आर्टिकल्स के बाहर भी क्या है, कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो कि क्या है, स्टेट को कैसे गवर्न किया जाए उसके लिए है। पहला है आपका आर्टिकल 350A, जो कि क्या करता है, इंस्ट्रक्शन है मदर लैंग्वेज को यूज़ के लिए। नेक्स्ट है आर्टिकल 335, जो कि क्लेम करता है SC/ST इन सर्विसेज। आर्टिकल 351 जो है डेवलपमेंट ऑफ हिंदी। नाउ पार्लियामेंट कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग DPSP सो लॉन्ग एज अमेंडमेंट डजंट डैमेज और डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर। मतलब पार्लियामेंट ने सिंपल सा इतना बोल रखा है कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है फॉर इम्प्लीमेंटिंग DPSP। मतलब DPSP लागू करने के लिए फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है। कब तक, एज फार एज वो क्या करे, इंडियन जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको क्या करें, हार्म या डिस्ट्रॉय या डैमेज ना करें। ठीक है, DPSP को लेके कुछ क्रिटिसिज्म भी है। पहला क्या है, नो लीगल फोर्स, जैसा कि बताया था कि नॉन जस्टिसेबल होते हैं, तो इसमें कोई लीगल फोर्स नहीं है। गवर्नमेंट चाहे तो अप्लाई करे वो सब चीज़ें जो क्या है DPSP में दी गई हैं, नहीं चाहे तो नहीं करे। कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है गवर्नमेंट पे कि आप ज़रूर कंपलसरी है कि आप विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करो या फिर आप क्या करो, फ्री लीगल एड प्रोवाइड करो, ऐसा कोई नहीं है। और उनके वायलेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, किसी भी कोर्ट में आप नहीं जा सकते। इलॉजिकली अरेंज्ड, ठीक है, उनको सही से अरेंज नहीं किया गया है। कंजर्वेटिव का मतलब है कि ये ओल्ड आइडियोलॉजीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल कन्फ्लिक्ट, मतलब वही कि फंडामेंटल राइट्स और DPSP में सुप्रीम कौन है। ठीक है, एक एम्पावर करता है इंडिविजुअल को, दूसरा एम्पावर करता है स्टेट को। ठीक है, तो ये कन्फ्लिक्ट है हो रहा है ना। देखो अभी हम डिफरेंस जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स और DPSP में डिफरेंसेस क्या है। फंडामेंटल राइट्स स्टेट की नज़र में निगेटिव है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स रोकते हैं गवर्नमेंट को कुछ सर्टेन चीज़ें करने के लिए जो अगेंस्ट है FRs के। वेयर है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो क्या करता है, एनकरेज करता है कि भैया ये भी कर लो, वो भी कर लो, लोगों का भला हो जाए। फंडामेंटल राइट्स जस्टिसेबल है, DPSP नॉन जस्टिसेबल है। इस्टेब्लिश पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, फंडामेंटल राइट्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी करते हैं, डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करते हैं। वेयर एज सोशियो इकोनॉमिक या सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश कौन करता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। मतलब कि एक इंडिविजुअल को पॉलिटिकली एम्पावर करते हैं फंडामेंटल राइट्स, वेयर एज उसको सोशली और इकोनॉमिकली एम्पावर कौन करते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्योंकि देखो DPSP में ये सब दिया गया कि कैसे वर्कर्स मैनेजमेंट में पार्ट ले, इंडस्ट्रीज़ के लिविंग वेजेस के लिए, एक अच्छी सोसाइटी या फिर एक अच्छी लाइफ जीने के लिए जो गवर्नमेंट अच्छे जो कंडीशंस है उनको लाए, प्रोटेक्ट करे एनवायरनमेंट को, सेफगार्ड करे। इससे क्या होगा, ओवरऑल एक इंडिविजुअल की लाइफ अच्छी बन जाएगी। ठीक है, लीगल सैंक्शन दिया है फंडामेंटल राइट्स को, वेयर एज DPSP को मोरल पॉलिटिकल सैंक्शन है। मतलब FR है तो वो होगा ही होगा, वेयर एज DPSP है तो गवर्नमेंट चाहे तो वो सर्टेन लॉज लाए या फिर ना लाए। लेट्स से पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, दैट इज़ योर आर्टिकल 43A। तो गवर्नमेंट चाहे 43A, ठीक है, तो गवर्नमेंट चाहे तो इसको क्या करे, अप्लाई करे, इसके लिए लॉज बनाए, एम्पावर करे, नहीं चाहे तो नहीं भी कर सकती है। ऐसा कोई लीगल सैंक्शन नहीं है, ये गवर्नमेंट की मोरल और पॉलिटिकल सैंक्शन पे है, मोरालिटी पे है कि भैया ये चीज़ आपको सुविधा दी जाए। ठीक है, नेक्स्ट है वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल, वेयर एज DPSP क्या करती है, कम्युनिटी के वेलफेयर को प्रमोट करती है। नॉट रिक्वायर्ड लेजिस्लेशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन, इसको लेजिस्लेशन की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब कि फंडामेंटल राइट्स को अप्लाई इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई आपको अलग से लॉ पास करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वेयर एज DPSP में आपको लॉज पॉलिसीज़ पास करनी होंगी।
अब हम कुछ डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस बेसिकली देखो, जनरली जो डीपीएसपी में क्वेश्चंस आते हैं वो मैच द फॉलोइंग में आते हैं। आर्टिकल दे दिया जाएगा एक तरफ, आर्टिकल 39, आर्टिकल 40, एंड उसको आपको क्या करना है, मैच करना है कि उसमें क्या दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है आपके डीपीएसपी में क्वेश्चंस आते हैं। सेकंड, आपका फंडामेंटल राइट्स से जो भी डिस्टिंक्शन है, ठीक है, जो भी अलग है, जैसे ये जस्टिसेबल होते हैं, ये नॉन जस्टिसेबल होते हैं, ठीक है, नॉन जस्टिसेबल होते हैं। तो यही आपके बेसिकली 3-4 क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। होप यू लाइक इट एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विद फ्रेंड्स। और पीडीएफ के लिए आप क्या करो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ठीक है, उसमें ये पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू।